सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जब इलेक्शन कमीशन तुम्हारी तहजीक का मेज रवैये में तुम्हें नोटिस भेजता है, तुम इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पांव पकड़ लेते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, मुल्क की सियासी सूरत हाल जो कि खासी पेचीदा हो चुकी है। एक तरफ तो पंजाब की बात करें जहाँ पर एक आईनी बहरान पैदा हो गया है गवर्नर पंजाब को हटाने के बाद, तो दूसरी जाने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि अपने लॉन्ग मार्च की तैयारियाँ कर रही है। ना सिर्फ लॉन्ग मार्च की बल्कि मुख्तलिफ शहरों में जलसे किए जा रहे हैं। तो आज रुख किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जोहलम का, जहाँ पर हकीकी आज़ादी मार्च के हवाले से जलसा मुनक्किद किया जा रहा है। पंडाल सज चुका है। जो पाकिस्तान के परचम है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी परचम है, वो वहाँ पे लहराए जा रहे हैं। कारकुनान पहुँचना शुरू हो गए हैं और इमरान खान वहाँ पर पहुँचेंगे और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान उस जलसे से खिताब भी करेंगे। कारकुनान का लहू है और जिस तरीके से बार बार ये कहा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, इमरान खान की जानिब से, कि हमारा जो हकीकी आज़ादी मार्च है वो अब शुरू हो चुका है। जो 20 से 29 तक का जो टाइम फ्रेम दिया गया है वो लॉन्ग मार्च का है जो कि इस्लामाबाद में होगा। तो आज रात पहले जेलों की सूरत हाल जानते हैं प्रोग्राम के आगाज़ में, और फिर उसके बाद जो आगे के इशूज़ हैं और जो सारी सूरत हाल है मुल्क की, उस पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे यासिर फहमीद हमें जलसे गाह से ज्वाइन करेंगे, उनसे बात करते हैं। यासिर, आप जेलों में मौजूद हैं, जलसा गाह में मौजूद हैं, कैसी तैयारियां देख रहे हैं? आज पीटीआई के पावर शो की क्या सूरत हाल बनती नजर आ रही है? जी शुक्रिया सुमैया। झेलम में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो हैं वो अपना पावर शो करने जा रहे हैं। पंडाल सजा दिया गया है, कुर्सियां लगा दी गई हैं, सिक्योरिटी के इंतज़ामात कंप्लीट कर दिए गए हैं और जलसा गाह में इस वक्त कारकुनान की आमद का सिलसिला भी जारी है। अवाम में जोश व खरोश पाया जा रहा है और कायदीन की तरफ से ये दावा भी किया जा रहा है कि ये जो जलसा झेलम का होगा ये तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। इस वक्त जो है पंडाल में आधे से ज़्यादा कुर्सियां भर चुकी हैं। शदीद गर्मी के बावजूद भी जो है वो कारकुनान जो है बड़ी तादाद में शरीक हो रहे हैं। ख़वातीन की बड़ी तादाद है। हमारे कैमरा मैन मुदस्सर अभी अगर आपको दिखा सकें तो ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। इनमें बच्चे भी शामिल हैं, इनमें बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं और जोशो खरोश देखने वाला है। कारकुनान पार्टी परचमों के साथ पाकिस्तान के परचम भी उठाए हुए हैं और नाराबाजी भी कर रहे हैं। अपने कायद के वालिहाना इस्तकबाल के लिए वो चश्म बरा भी हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका यासिर फहमीद, हमें जेलों के जलसे की सूरत हाल बता रहे हैं। पंडाल जो कि सज चुका है, कुर्सियां लग गई हैं, कारकुनान पहुंचना शुरू हो गए हैं। जैसे जैसे सूरत हाल आगे बढ़ेगी आज से हम आपसे मजीद भी अपडेट्स लेंगे। फिल वक्त आपका बहुत शुक्रिया। और जैसा मैंने अपने इंट्रो में कहा कि पंजाब में जो आईनी बहरान पैदा हुआ है, जो वहाँ पर जिस तरीके से गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को हटाया गया और कैबिनेट डिवीज़न की जो मंजूरी आई, रातों रात 7 सेक्रेटरीज को तब्दील किया गया। पहले ही कहा जाता रहा कि एक आईनी बहरान पैदा किया पहले के वज़ीर आज़म इमरान खान ने, लेकिन आज की हुकूमत जिस तरह के आईनी बहरान पैदा कर रही है, जिस तरह के इक़दाम उठाए जा रहे हैं, इन पर कौन बात करेगा? अगर मैं बात करूं पंजाब की, तो पंजाब में जो इख्तियार था गवर्नर को हटाने का, वो इख्तियार सदर का था। ये एडवाइस वज़ीर आज़म की जानिब से गई और उसको मुस्तरद किया गया, लेकिन उसके बावजूद जो कैबिनेट डिवीज़न थी उसकी नोटिफिकेशन के बाद गवर्नर को हटा दिया गया। न सिर्फ हटाया गया बल्कि गवर्नर हाउस के दरवाजे उन पर बंद कर दिए गए और उनकी सिक्योरिटी उनसे वापस ले ली गई। अब ये जो मफलूज किया जा रहा है निज़ाम, ये कौन इसका जवाबदेह है? और जिस तरीके का आईनी बहरान अब पंजाब में पैदा हो गया है, इसका जवाब कौन देगा? और ज़ाहिर है इस पर यह भी कहा गया है परवेज़ इलाही की जानिब से और उमर सरफराज चीमा की जानिब से कि आईनी माहिरीन जो हैं उनसे बात की जाएगी, उनसे मशवरा किया जाएगा और उसके बाद जो आगे का लाएअमल होगा वो दिया जाएगा। और ये कहा गया है कि स्पीकर जो हैं वो कायम मकाम गवर्नर का जो है वो ओहदा संभाल लें, लेकिन अभी तक वो भी नहीं हुआ है। तो जा किस तरफ रहे हैं? खासतौर पंजाब की अगर बात करें तो ये मामला किस तरफ जा रहे हैं, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी साहब। फवाद साहब बहुत शुक्रिया सर।
पंजाब में एक आईनी बहरान है, कशीदा सूरत हाल है और एक कशीदा सूरत हाल ये आज की मौजूदा हुकूमत पैदा की है। पहले कहा जाता था कि इमरान खान जो है वो आईनी बहरान पैदा करते हैं, लेकिन आज जिस तरह गवर्नर पंजाब को हटाया गया है, जिस तरीके से हटाया गया है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि पंजाब में जो वफाकी हुकूमत के इक़दाम हैं वो आइन के आर्टिकल 103 की सरीहन खिलाफ वर्जी है। सदर मुमलिकत के ओहदे को एक जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर जो है उनके अहकामात को मुस्तरद कर रहा है। और इस वक्त जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है वो एक संगीन आईनी बहरान का शिकार है। आप देखें कि पहले यहाँ पे इलेक्शन हुआ चीफ मिनिस्टर का, वो इलेक्शन असेंबली के अंदर हुआ नहीं, वो गैलरी के अंदर, उसके नतीजे में एक गैर कानूनी चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हुआ जिसको हाई कोर्ट ने स्पीकर असेंबली से हलफ दिलवाया। पूरी कॉन्स्टिट्यूशन में स्पीकर का जिक्र ही नहीं है हलफ लेने की मद में। लिहाजा इस वक्त जो सारा निजाम है पंजाब का वो आइन से बालातर खड़ा है और उसकी वजह से आप देखिए कि पंजाब में काबीना नहीं बन पा रही। पंजाब में जो आईनी बहरान है उसकी बुनियादी वजह वो लूटों के केसेस भी हैं जो कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समाअत है, जिन पर इस वक्त इलेक्शन कमीशन जो है वो उनको डिक्लेरेशन नहीं कर रहा उनकी डिस्क्वालिफिकेशन की, तो जिसकी वजह से ये सारा बहरान जो है वो पैदा हुआ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये एक मामला भी है। इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि हम अभी नहीं कर सकते हैं और ना ही हम उन पर कोई इकदाम करेंगे। अच्छा, वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीम तारड़ ये कह रहे हैं कि जी ये इख्तियार, यानी गवर्नर की तैनाती का इख्तियार जो है वो वज़ीर आज़म के पास है, इस पर आप क्या कहेंगे? तैनाती तो वज़ीर आज़म का इख्तियार है, वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन उनको उतारना वज़ीर आज़म का इख्तियार नहीं। जब एक दफा गवर्नर तैनात हो जाता है तो फिर वो एट द प्लेयर ऑफ प्रेसिडेंट सर्व करता है, ये आर्टिकल 103 कहता है। अब आपने जब नया गवर्नर, जो पहला गवर्नर जब प्रेसिडेंट हटा नहीं रहे तो नया गवर्नर लगा कैसे सकते हैं? ये क्राइसिस है। ये इसमें ये तय है कि गवर्नर को लगाना जो है वो वज़ीर आज़म का इख्तियार है, लेकिन हटाना वज़ीर आज़म का इख्तियार नहीं है, वो सदर मुमलिकत का इख्तियार है। अच्छा, जिस तरह भी आपने खुद जिक्र किया कि ज़ाहिर जो पहले हंगामा आराई हुई पूरी पंजाब असम्बली में, उसके बाद ये सारा मामला इलेक्शन कमीशन के पास भी है और ये सारी चीज़ें हैं, पहले वज़ीर आला का इंतखाब हुआ और अब ये वो सारा मामला हुआ, आप लोग अदालतों में जाएंगे इस मामले को लेकर? तो में तो ये मामला पहले ही चैलेंज है, 5 मेंबर बेंच बना हुआ है। मसला तो यही है कि अदालतें जो हैं वो कुछ मुकदमात बड़ी तेजी से सुनती हैं, 5-5 दिनों में उनके फैसले हो जाते हैं, दूसरी तरफ केसेस जो हैं उनके फैसले ही नहीं आ रहे होते और यहाँ पे दोबारा आधी रातों को अदालतें खुलती हैं, उनके फैसले आते हैं। तो वो तो एक प्रॉब्लम इस वक्त चल रहा है, देखते हैं वो आगे कैसे करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे हैं। ज़ाहिर है ये आईनी बहरान जो पैदा हुआ है ये क्यों किया गया, इस तरह के इकदाम क्यों कर रही है हुकूमत, इसी पर हम बात करेंगे। मुझे ज्वाइन करें राना एहसान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है, आपको हम वेलकम कहेंगे। राना एहसान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, आप लोग ही कहते रहे कि ये आईनी बहरान पैदा किया, जब उस वक्त फैसला किया उस वक्त के वज़ीर आज़म यानी कि इमरान खान ने, तो ज़ाहिर इस पर अदालतों ने सो मोटो भी लिया, आप लोग भी अदालतों में गए और सब ने शोर मचाया, तमाम अपोजिशन पार्टीज़ ने। तो आज ये सारा मामला जब हो रहा है और फिर जो मुनारिफ अरकान का मामला है वो भी इलेक्शन कमीशन में है, वो भी एक मामला चल रहा है, फिर गवर्नर को हटाने का मामला, ये इख्तियार तो नहीं है ना, कैबिनेट डिवीजन कैसे कर सकती है इसका नोटिफिकेशन जारी? देखिए सुमैया, ये बड़ी बदकिस्मती है इस कौम की और ख़ास करके पंजाब के सूबे की कि अप्रैल 16 को जो है वो इलेक्शन जो है हमजा शहबाज साहब जीत गए और उसके बाद फिर उनकी हल्फ बर्दारी होनी थी जो गवर्नर ने रिफ्यूज़ कर दिया, वो नहीं करेंगे। फिर हम 21 अप्रैल को कोर्ट में गए, फिर 25 को गए, फिर 28 को गए और फिर फाइनली कोर्ट ने जो है वो डिसाइड किया कि जो स्पीकर हैं नेशनल असेंबली के वो ओथ ले लेंगे। ये एक आईनी अमल है ओथ लेना, ये कोई बड़ा, और इसके अंदर कोई इनकारी नहीं हो सकता गवर्नर के, वो इनकार कर दे कि मैं नहीं लूँगा। तो ये उन्होंने आइन शिकनी गवर्नर साहब ने की। फिर जो तरीक़ाकार ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस भेजी सदर को 17 अप्रैल को कि वो गवर्नर साहब को चेंज करना चाहते हैं। अब यूजली होता ये है कि जो एडवाइस दी जाती है प्राइम मिनिस्टर की वो इंडोर्स करना होता है सदर ने, क्योंकि लेकिन सदर पीटीआई के हैं और वो सदारत की नौकरी नहीं कर रहे, वो पीटीआई की चले, अगर उन्होंने मुस्तरद भी कर दी तो ये फिर भी इख्तियार नहीं है ना उनके पास कि वो हटाएं गवर्नर को। मैं कह रहा हूँ कि अगर 15 दिन तक उन्होंने एडवाइस का जवाब नहीं दिया
और फिर उसके बाद फिर सेकंड एडवाइस हमने भेजी प्राइम मिनिस्टर ने, हाँ। और उसको 10 दिन के बाद वो ऑटोमेटिकली जो है वो जो गवर्नर साहब हैं ही स्टैंड्स रिमूव, और उनको कैबिनेट डिवीजन ने रिमूव कर दिया, और अब इंशाल्लाह जो है वो नए गवर्नर की तकर्री हो जाएगी। तो मैं समझता हूं कि आईनी बहरान खत्म हो रहा है, वो शुरू नहीं हो रहा, खत्म हो रहा है। और अगर इनको लगता है कि कोई आइन की खिलाफ वर्जी हुई है तो सदर साहब को चाहिए वो पिटिशन लेके कोर्ट में चले जाएं, जिस तरह हम 3 दफा कोर्ट में गए, 21 को, 25 को, 28 को, तो वहां से इनको क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी। लेकिन सूबे का जो काम है वो रुक नहीं सकता। ये ना मैं खेलूंगा ना मैं खेलने दूंगा वाली जो पॉलिसी है, मुल्क का जो नुकसान कर रहे हैं कि आप ब्रेक। चले ठीक है, जरा हम एक कानूनी नुक्ता नज़र भी ले लेंगे। हम चाहेंगे कि इस पर कोई माहिर कानून भी ले लें कि कानून इस पर क्या कहता है, कि भाई क्या ऐसा किया जा सकता है अगर 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, तो ये खुद ब खुद ये आपका इख्तियार हो जाता है कि आप हटा दें गवर्नर को। पॉइंट टेकन। कुंवर दिलशाद साहब में ज्वाइन करें, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, उनको भी हम वेलकम कहेंगे। कुंवर साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, इलेक्शन कमीशन के पास एक दरख्वास्त जाती है कि जी ये मुनारिफ अरकान है, इन्होंने आर्टिकल 63A के सारा ये मामला है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इलेक्शन कमीशन इस तरह को मुस्तरद कर देता है, उस पर कार्रवाई ही नहीं करता। सर ये कैसा मामला है? क्या ऐसा हो सकता है कि एक अरकान जो कि किसी पार्टी के टिकट पर लड़ा हो और उन बरखिलाफ जाके उसने वोट दिया, उसके सबूत मौजूद हैं और इलेक्शन कमीशन कार्रवाई नहीं कर रहा? देखें जी, हुकूमत और हमारे मीडिया के बाद दोस्त हजरात जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात की रूह को नहीं पहुँच सके। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आईनी इख्तियारात दिए हैं आर्टिकल 63A के तहत कि जब स्पीकर साहब को रेफरेंस आपको भिजवाएं तो आप 30 दिन के अंदर अंदर फैसला करें। तो इलेक्शन कमीशन ने सारे देखने होते हैं, वादी जवाब देखने हैं, उनके जवाब देखने हैं, उनसे जवाब तलब किया गया है, उसकी स्क्रूटनी देखा जा रहा है। वो इसलिए आइन के जिन्होंने आइन बनाया था उनका बड़ा विजडम था, तो उन्होंने 30 दिन की मोहलत दी। और इसके बाद अब ये फवाद चौधरी साहब, ये बाकी हुकूमती अरकान जो अपोजिशन अरकान बन गए, अपोजिशन बन गए हैं, तो वो कह रहे हैं जी 24 घंटे फैसला करें कि फवाद चौधरी साहब आपको बैरिस्टर किसने बनाया था? आपको पता नहीं कि आइन में क्या लिखा हुआ है? आइन में आप 30 दिन लिखे हुए हैं। क्यों कौम को गुमराह कर रहे हो? क्यों तुम इस तरह की बातें बना रहे हो कि जी इलेक्शन कमीशन 24 घंटे में फैसला करे? जब इलेक्शन कमीशन तुम्हारे तहजीक का मेज रवैये पर तुम्हें नोटिस भेजता है, तुम इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पांव पकड़ लेते हो कि जी माफ कर दें, माफ कर दें। कुंवर साहब, लेकिन इलेक्शन कमीशन को 30 दिन में ही सही, 30 दिन में ही सही फैसला तो करना चाहिए ना। ऐसे तो फिर कोई भी बिक जाएगा, कोई भी किसी की बोली लगा देगा, कोई भी किसी को खरीद लेगा, ये तो फिर इस मुल्क में होता ही रहेगा ना कुंवर साहब, फिर तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। नहीं तो अभी टाइम बात अर्ज कर रहा हूँ, मैं आइन बता रहा हूँ, मतलब कानून बता रहा हूँ कि आप आइन और कानून में ये लिखा है। इसके बाद जब इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा तो उसके खिलाफ अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 90 दिन में का दिया हुआ है मोहलत। तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट को भी हदायत जारी करेंगे जी आप 6 घंटे में इसका फैसला कर दें? उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को 90 दिन दिए हैं, इलेक्शन कमीशन को 30 दिन दिए हैं। अब जहाँ तक ये जो 20 अरकान हैं जिन्होंने कौमी असम्बली के मेंबरान हैं, इसका भी फैसला रिजर्व है, अभी इसका फैसला भी नहीं आया है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने 14 मई से पहले इनका फैसला सुना देना है, वो उनकी स्वाबदीद पर है, वो क्या फैसला सुनाते हैं। अब आइए जो जिन्होंने 26 सूबाई असम्बली के मेंबर हैं, उनका केस इलेक्शन कमीशन ने सुन रहा है, देख रहा है, हियरिंग हो रही है, और उसका फैसला उन्होंने 20 मई से पहले करना है आइन के मुताबिक। तो जाहिर है वो कर देंगे, उसका जो फैसला आ जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट के रास्ते, जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले की तौसीक नहीं कर देता, उस वक्त वो सूबाई असम्बली के मेंबर भी रहेंगे और कौमी असम्बली के मेंबर भी रहेंगे। अगर फैसला नेगेटिव इस तरह भी आता है, हमें नहीं पता, अदालत का मामला जो भी फैसला तो ये सारी चीजें बतानी चाहिए। आप इलेक्शन कमीशन को अपना क्यों उसको कह रहे हैं? जब इलेक्शन एक्शन लेता है तो तुम पाँव पकड़ लेते हो जाके कि जी माफ कर दे जी, गलती हो गई। तो आप अपने सोच समझ कर, आप कौम के रहनुमा हैं, आप मिनिस्टर रहे हैं, आपको सब कुछ पता है, तो आप इलेक्शन कमीशन को वो जमाने गए ये दोस्त जमाया या इलेक्शन कमीशन के किसी चीफ की कोई गलती से फाइल पकड़ ली, उस फाइल की आड़ में जो मर्जी चाहे फैसले करवा लिए,
मौजूदा चीफ इलेक्शन कमीशन की कोई ऐसी फाइल नहीं है तुम्हारे पास जो तुम उनको डराएंगे वो धमकाएंगे। वैसे यानी कि ये तो चले आपने मान लिया कि ये माजी में होता रहा, चले ये तो आपने मान लिया। कुंवर साहब ये बड़ी अच्छी बात है कि ये आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि माजी में होता रहा है कि जी ये अपनी मर्जी के फैसले करवा लिए। चले आप आज कह रहे हैं आज ऐसा नहीं होता तो हम आपकी बात बिल्कुल जाहिर है आप ज़्यादा तजुर्बेकार हैं, इसी में बात करेंगे। ज़रा आपका पॉइंट आया, फयाज हसन चौहान साहब ये हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। फयाज साहब, मुनर्रिफ अरकान के मामले को इलेक्शन कमीशन ने फ़िलहाल आगे बढ़ा दिया है, फ़िलहाल ये इस्तदा मुस्तरद कर दी है, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें यही रद्द अमल है कि नसार तेरी गलियों पे वतन के जहाँ चली है रस्म के कोई नसर उठा के चले, जो चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले जिसको जहाँ बचा के चले। अजीबो गरीब किस्म का एक माहौल और एक मजाज और एक तबीयत और एक सिलसिला चल रहा है। आइन की खुली धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, आइन पे खुली वायलेशन हो रही है, और जिन लोगों ने खुले आम आइन का आर्टिकल 63A(1) की वायलेशन की है, अब उनको कोई पूछने वाला नहीं है, बल्कि हर कोई उनको बचाने के चक्करों में है। तो पाकिस्तान में मैं समझता हूँ इससे पहले इतनी दर्दनाक सूरत हाल पहले कभी नहीं थी, जो दर्दनाक सूरत हाल अब आइन और कानून के साथ हो रही है। लेकिन बहरहाल हम उसके पीछे हैं, और जिन्होंने आइन की धज्जियाँ उड़ाई हैं, फ्लोर क्रॉसिंग की है, लोटे की सियासत की है, हम उनके मत के अंजाम तक इंशाल्लाह पहुँचाएंगे। क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, ज़ाहिर आप लोगों ने सारा दरख्वास्त दायर की आर्टिकल 63 का मामला, जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट को आता है उसके बाद आप लोगों का क्या लाएअमल होगा? देखिए, हम तो सुप्रीम कोर्ट, अदालत उज़्मा, अदालत आलिया, इलेक्शन कमीशन, जितने अदारे हैं सबका दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान। अपनी सियासत को बचाने के लिए नहीं कर रहे। हम तो कहते हैं कि पाकिस्तान को आइन और कानून के मुताबिक चलाओ। अगर आज नहीं चलाओगे तो फिर पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है ना वो फिर बड़ा मखदूश होगा। जिस मुल्क के अंदर कानून और इंसाफ फराहम ना होता हो, वो चर्चिल ने पूछा था ना दूसरी जंग अजीम में कि क्या बरतानिया की अदालतें इंसाफ फराहम कर रही हैं, तो जनाब उसके साहिबीन ने कहा था बिल्कुल कर रही हैं। तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, हिटलर जो मर्जी करता रहे, जितनी मर्जी दफ़ा बरतानिया को जनाब वो ज़मीन दोस्त और ज़मीन बोस कर दे, वो बरतानिया को शिकस्त नहीं दे सकेगा। तो फिर वही हुआ। तो जनाब हम तो अदालतों को और इंसाफ के सिस्टम को देख रहे हैं। खुदारा पाकिस्तान को बचाएं और आइन और कानून के मुताबिक जो ना यहाँ पर जिन्होंने आइन को की धज्जियाँ उड़ाई हैं उनको कार्रवाई की सजा दी जाए। लेकिन फयाज साहब, मुनर्रिफ अरकान तो कह रहे हैं जो भी इल्ज़ामात आप लोग लगा रहे हैं हम पर, वो बेबुनियाद हैं, वो बिला वजह के हैं, हमने तो अभी तक कोई पार्टी भी ज्वाइन नहीं की है। देखिए, बात यह है, आइन का आर्टिकल 63A(1) उसका जो अलिफ है वो ये है कि अगर कोई मेंबर पार्लियामेंट, सेनेट, कौमी असम्बली का और सूबाई असम्बली का मेंबर अपनी पार्टी की मेंबरशिप अगर उसको भी जो है ना वो रिजाइन कर देता है तो वो डिसीट होने के काबिल हो जाता है। दूसरा साथ लिखा हुआ है कि अगर वो अपना पार्लिमानी ग्रुप छोड़ के दूसरा पार्लिमानी ग्रुप ज्वाइन कर लेता है, दूसरी पार्लिमानी पार्टी के अंदर बैठ जाता है, उनको ज्वाइन कर लेता है, तब भी वो डिसीट हो जाता है। फिर उसके बाद अगली 3 जना वो वजूहात लिखी हैं कि एतमाद और अदम एतमाद का वोट अगर बरखिलाफ देता है पार्टी पॉलिसी के, वजीर आजम और वजीर आला के इंतखाब के बरखिलाफ वोट देता है, और तीसरा बजट का जो फाइनेंस बिल है उसका वोट जो है वो पार्टी पॉलिसी के बरखिलाफ देता है, तो वो उसके ऊपर डिफेक्शन क्लास लगती है। तो जनाब अब आप मुझे बताएं कि ये जो थे हमारे मुनहरफ कौमी असम्बली के अंदर, सूबाई असम्बली के अंदर, सही है, सूबाई वालों ने तो ओपनली वोट डाल दिया और कौमी वालों ने जना वो पॉलिसी जना पार्टी पॉलिसी के बरखिलाफ दूसरा पार्लिमानी ग्रुप ज्वाइन कर लिया, ठीक है, उनके साथ बैठ गए। तो अब आप मुझे बताएं कि इसके ऊपर आइन लगता है कि नहीं लगता? नहीं लगता, बिल्कुल सही है, सही है, लगता है कि लगता है, ये लगता है। ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन ने सर ये फैसला करना है, पॉइंट टेकन। कुंवर दिलशाद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, सर आप हमारे साथ मौजूद थे। ये एक मामला है, ज़ाहिर है हमने थोड़ा क्लियर भी कर दिया इस चीज़ को कि ज़ाहिर एक टाइम फ्रेम है, उस टाइम फ्रेम में इलेक्शन कमीशन ने ये सारा फैसला देना है और देखना ये कि 20 मई तक इलेक्शन कमीशन इस मुनर्रिफ अरकान के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है। अच्छा, एक मामला और है राना साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म साहब जा रहे हैं लंदन, और एक इजलास जो कि लंदन में होगा जिसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब भी होंगे। तो सवाल ये उठाया जा रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब किस हैसियत से वो उस इजलास में मौजूद होंगे, और ये हसन नवाज़ या हुसैन नवाज़, क्योंकि वो तो मुजरिम हैं, उनको सज़ा याफ्ता हैं, वो कैसे बैठकर मुल्क के ये फैसले कर सकते हैं, चाहे वो मुआशी लिहाज से हो चाहे किसी भी लिहाज से हो? देखिए, ये हमारी पार्टी की मीटिंग है, ये कोई गवर्नमेंट का इजलास नहीं होने जा रहा या कोई हुकूमती मीटिंग नहीं है। हमारी पार्टी की इंटरनल मीटिंग है जिसके अंदर जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो सदर हैं PMLN के,
तो उस सिलसिले में जो है ये मीटिंग हो रही है, और इसके अंदर जो भी हमारी पार्टी के मेंबर्स हैं या उससे एफिलिएटेड हैं वो इस इजलास में बैठेंगे। उसमें तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ना कोई इसमें ऐसी कोई कबाहत है, और जो है ये एक आधे दिन में जो है वो शहबाज तो आप ये कह रहे हैं कि ये जाती दौरा है, ये जाती दौरा है आप कह रहे हैं? ये PMLN की मीटिंग है जी, जाती दौरा है जी, ये बिल्कुल। और ये कोई ऑफिशियल मीटिंग नहीं है, इसमें कोई ऑफिशियल चीज डिस्कस नहीं होगी? ये हुकूमती मीटिंग नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मीटिंग नहीं है, ये PMLN की मीटिंग है, ये मुस्लिम लीग नून की इंटरनल मीटिंग है। इसके अंदर हमारे कोalition पार्टनर्स भी हैं, उनको भी दावत नहीं दी गई, ये सिर्फ PMLN के मेंबर्स को बुलाया गया है फॉर एन इंटरनल मीटिंग ऑफ द पार्टी। और ये मुल्क की मईशत की सूरत हाल है, इस हवाले से भी कोई गुफ्तगू उसमें नहीं की जाएगी, क्योंकि इसहाक डार साहब भी मौजूद होंगे इस मीटिंग में, वहीं पर ही हो रही है सारी मीटिंग। हर गुफ्तगू जो है वो PMLN पार्टी की जो इश्यूज हैं वो वही पाकिस्तान के भी इश्यूज हैं, जरूर बात हो तो सकती है। सर ये पाकिस्तान के अगर इश्यूज हैं वो जाहिर है वो पाकिस्तान के इश्यूज वो हुकूमत ने तय करने हैं, लेकिन अगर एक शख्स जो कि अदालत से सजा याफ्ता है सर, वो तो नहीं तय करेंगे ना ये? नहीं, देखिए मैंने जिस तरह आपको कहा कि ये हमारी पार्टी की इंटरनल पॉलिसी मीटिंग होगी कि हमारी पार्टी की इंटरनल पॉलिसी क्या है और अब पार्टी हमारी क्या समझती है कि मुल्क की मईशत के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है, इसमें कोई कबाहत नहीं है। ये आपकी जो हुकूमती मीटिंग होती है वो हुकूमती अफसरान के साथ होते हैं, उसमें सेक्रेटरीज शामिल होते हैं, उसके अंदर हुकूमती अफसरान शामिल होते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब का सवाल कर रही हूँ मैं, ठीक है मैं ब्रेक ले लूँ। बहुत शुक्रिया राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, लेकिन इस बात का जवाब आप मुझे नहीं दे पाए कि मियां नवाज शरीफ साहब या हसन हुसैन नवाज किस हैसियत से इस मीटिंग में होंगे। ये अगर पार्टी मीटिंग भी है तो क्या होगा इसमें अगर ऑफिशियल नहीं होगा। तो ब्रेक लेते हैं। फयाज हुसैन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इसी मौजू पर उनसे बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो कि लंदन जा रहे हैं, दीगर काबीना के अरकान भी लंदन जा रहे हैं, और ये खबर है कि जो लंदन में मुलाकात होगी वो मियां नवाज शरीफ से होगी और मुशावरत की जाएगी। इस बात की तस्दीक मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने भी की है। फयाज हुसैन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे। फयाज साहब, कल लंदन में एक इजलास होने जा रहा है और मियां नवाज शरीफ साहब भी मौजूद होंगे इस इजलास में, जो कि मुजरिम हैं, सजा याफ्ता मुजरिम हैं अदालतों से। वो सुना है कि वो इस इजलास में मौजूद होंगे और उनसे मुशावरत की जाएगी, क्या कहेंगे? देखें, आपके सामने है कि सुल्तान मफरूरुद्दीन नवाज शरीफ साहब वहाँ बैठ के इंडिया के जनाब रॉक के एजेंटों से मिलते हैं, इजराइल के जनाब डिप्लोमेट से मिलते हैं, मुल्क दुश्मन ताकतों के जनाब एजेंसियों के लोगों से मिलते हैं। फिर ये जो जितनी साजिश हुई है बैरूनी ताकतों की, उसमें मेन किरदार नवाज शरीफ साहब का है। अब इस वक्त क्राइम मिनिस्टर की हुकूमत और मकसूद चपरासी की हुकूमत सिर्फ क्या कर रही है, वो अपना खानदान बचा रही है। अभी मुझे इत्तला मिली है कि जनाब वो इसहाक डार साहब का जो मकान था जो नीलाम हो रहा था उसकी नीलामी रोक दी गई है। फिर जनाब इनको पासपोर्ट मिल रहे हैं, इनके जनाब केसेस माफ हो रहे हैं, इनके जनाब जो केसेस पे अफसर थे वो मशकूक तौर पे जनाब उनको दिल के दौरे पड़ रहे हैं, वो इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। हर चीज ये अपना आप सफाई सुथराई की तरफ जा रहे हैं। दूसरी तरफ लीमू जनाब 1000 रुपए किलो, 1200 रुपए किलो लीमू पाकिस्तान की हिस्ट्री में, क्या दुनिया की हिस्ट्री में कभी कहीं नहीं हुआ होगा, जो इस क्राइम मिनिस्टर मकसूद चपरासी की हुकूमत में और इस्लामी लीग की हुकूमत में हो गया। महंगाई का एक तूफान बदतमीजी है और आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उमर सरफराज चीमा गवर्नर है और उनको एक बिल्कुल ये सारी चीज़ें अपने एक तरफ हैं और दूसरी तरफ सहाफ़ियों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। फयाज हुसैन चौहान साहब, FIA मुकदमा दर्ज कर रही है, समी इब्राहिम साहब पर मुकदमा दर्ज किया गया और ऐसे कानून के तहत किया गया जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सहाफ़ियों की आवाज़ों को दबाया जा रहा है। देखें जी, दबा सको तो सदा दबा दो, बुझा सको तो दिया बुझा दो, सदा दबेगी तो हशर होगा, दिया बुझेगा तो सहर होगी। ये कितना दबाएंगे? ये बड़े मामे चाचे ताए और फुफड़ बनते थे आज़ादी इजहार राय के। इनकी करतूतें और इनकी शक्ल सामने आ गई ना 1 महीने के अंदर। आपने देख लिया ना कि किस अंदाज से ये सहाफ़ियों को और सियासतदानों को और मुखालफिन को ये कुचल रहे हैं। समी इब्राहिम साहब के ऊपर पर्चा हुआ है, मैंने इसकी मजम्मत की है, PTI साथ खड़ी है। हम आज़ादी सहाफ़त, आज़ादी इजहार राय उसके हवाले से जनाब बिल्कुल कतई नहीं इस बात की इजाज़त देंगे कि ये मीडिया को अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो चलाने की कोशिश करें।
बहुत शुक्रिया आपका। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फयाज हसन जो हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। बात हम करेंगे मुल्क की मुआशी सूरत हाल की। स्टॉक मार्केट ज़मीन पर और डॉलर आसमानों को छू रहा है। मुल्क की मईशत की ये सूरत हाल है कि सरमायाकारी रुक गई है, लोग अपने पैसे सरमायाकारी से निकाल रहे हैं, अशिया खुर्दनोश की कीमतों को पड़ लग चुके हैं और समझ में ये नहीं आ रहा है कि अब इस महंगाई की वजह क्या है। ये कहा जाता रहा हमेशा कि इनकम्पिटेंट हैं इमरान खान, इसलिए उनकी हुकूमत में महंगाई हुई, लेकिन आज की हुकूमत में इस महंगाई की वजह क्या है। जब बात की जाती है कि इंटरनेशनल सारे मामलात हैं जिनकी वजह से इफेक्टिव होता है और जब इंटरनेशनल मार्केट में चीज़ें बढ़ती हैं तो इसका असर पाकिस्तान पे पड़ता है। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में अभी पेट्रोल की प्राइजेस कम हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान में कम तो क्या बल्कि पेट्रोल पे जो पिछली हुकूमत ने सब्सिडी दी थी उसको ख़त्म करने की बातें की जा रही हैं, जिसके बाद महंगाई का एक नया तूफान आएगा। इसी पर हम बात करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं माहिर साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर सलमान शाह साहब, उनको हम वेलकम करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, आज जो महंगाई की सूरत हाल है, जिस तरीके से डॉलर बढ़ रहा है, स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है, ये क्या है? ये वही हुकूमत है जो दावे किया करती थी कि जब हम आएंगे तो हम बताएंगे कि मईशत को किस तरह चलाया जाता है। देखिए, एक तो ये है कि ये बड़े गलत टाइम पे ये हुकूमत में चेंज आया है, क्योंकि पूरी दुनिया में एक क्राइसिस आया हुआ है। यूक्रेन की जंग की वजह से तेल की कीमतें आसमान पे हैं, फूड जो कमोडिटीज़ हैं वो आसमान पे कीमतें चढ़ी हुई हैं, और पाकिस्तान की ये दो बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान का इस वक्त इंपोर्ट बिल जो है वो एस्केलेट करता जा रहा है, और करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो अब बतदरीज बढ़ता चला जाता है, और उसका अल्टीमेटली डॉलर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। डॉलर की उड़ान होती है, रुपए की गिरावट होती है। और ये हुकूमत उस वक्त इन्होंने नो कॉन्फिडेंस मूव किया है जिस वक्त कोई ज़रूरत ही नहीं थी इस काम को करने की, क्योंकि ऑलरेडी एक IMF प्रोग्राम चल रहा था, उसको पहले डिरेल किया गया, उसके ऊपर एक महंगाई मार्च की गई। तो आज वही तो काम अब आपको खुद करने पड़ रहे हैं। तो आप अगर ये काम नहीं करेंगे तो आप और गड्ढे में गिरते चले जाएंगे। अब IMF की जो शराइत हैं, अगर IMF इनके साथ मिल जाता तो शायद ये कुछ ठहराव आता स्टॉक मार्केट में, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता। लेकिन कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड हो जबकि आपको पता है कि माशी टीम ही नहीं है, जो है वो दूसरी जगहों से इंस्ट्रक्शंस लेती है। यहाँ की लोकल टीम डिफरेंट है, लंदन की टीम डिफरेंट है, और IMF का प्रोग्राम जो है वो कहते हैं प्रायर एक्शंस करें। आपने अगर प्रोग्राम चलाना है तो उसको आप पहले जो भी इक़दाम करने हैं वो तो सबको पता है क्या करने हैं, वो आपको करने पड़ेंगे। दूसरी बात ये है कि आप कहते थे IMF प्रोग्राम बहुत ख़राब है, आपने उनको कहा है कि जी हमने तो 1 साल और इसे करना है, एक्सटेंड कर दें। दूसरी तरफ ये आ रही है कि आपने जो मैनेजमेंट, इकोनॉमिक मैनेजमेंट सेंट्रल बैंक कर रहा था, गवर्नर को भी आपने फारग कर दिया। तो एक अनसर्टेनिटी क्रिएट कर दी गई है कि एक किस्म का क्राइसिस बन गया। इंटरनेशनल हालात में तो आपको स्टेबिलिटी की तरफ जाना। और सर, गवर्नर स्टेट बैंक को हटाने से पहले जो रमज़ान में इन्होंने IMF से एक मीटिंग की, उस पर एक नैरेटिव ये कहा कि हम 1 बिलियन लेने गए थे, IMF ने 2 बिलियन दे दिए। लेकिन जो शराइत IMF आयद कर रहा है, फिर सब्सिडी हटाने का कह रहा है, बिजली की कीमतों को बढ़ाने का कह रहा है, वो बढ़ा भी दी गई हैं। तो ये किस तरह से काबू पाया जाएगा, रुपये को किस तरह मुस्तहकम किया जाएगा, कि कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आई जाएंगी, या कोई ऑप्शन है ही नहीं, हमें IMF की शराइत पर ही चलना होगा और उन्हीं की शराइत को पूरा करना होगा? देखिए, एक पहले तो ये है कि नैरेटिव क्योंकि PML ने एक बनाया था, और वो नैरेटिव एक बनाया था कि हुकूमत नाअहल है, इनको करना नहीं आता, इनके पास कोई इकोनॉमिक टीम नहीं है। तो वो नैरेटिव तो अब डिमोलिश हो गया ना। उस वक्त तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ 5.5% पे चल रही थी। आपकी कॉर्पोरेट सेक्टर में जितनी बड़ी कंपनीज हैं वो बड़ी प्रॉफिटेबल थी, वो इन्वेस्ट कर रही थी, एक्सपेंशन हो रही थी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को पर लगे हुए थे, SMEs का पॉलिसी जो है वो बड़ी कामयाबी से हो रही थी, रिफॉर्म्स हो रही थी और मुश्किल काम हो रहे थे।
लेकिन वो सारा का सारा आपने ख़त्म कर दिया और अब उसकी कंटिन्यूटी नहीं है। अब जो भी लोग आएंगे उनको कम अज़ कम 3-4 महीने तो संभलते ही हुए लगेंगे और उनको समझ ही नहीं आएगी कि क्या करना है या क्या हो सकता है और क्या हमारे मसाइल हैं। इस वक्त हमारे मसाइल बहुत इमीडिएटली हमें नज़र आ रहा है कि हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि IMF ने आपके साथ बात तो की है लेकिन कोई कमिटमेंट नहीं की। अब उनकी टीम 18 से मीटिंग करेगी और वो पाकिस्तान नहीं आएगी, दोहा में बैठ के करेगी। सही। इसका मतलब है कि यहाँ पे इंस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि IMF खुद भी यहाँ नहीं अब ट्रैवल करना चाहती। तो आई थिंक कि हमने एक अननेसेसरी किस्म की क्राइसिस को बना दिया है, अननेसेसरी क्राइसिस को हमने खुद दावत दी है मुल्क में। और आपने बड़ी एक तशवीशनाक बात की डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं मुल्क एक दिवालिये की तरफ जा रहा है। ये बहुत तशवीशनाक बात है, अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, क्योंकि जो एक महंगाई का तूफान आएगा उससे निपटना कितना मुश्किल होगा। जी सर, आप कंप्लीट कीजिए सर। जी, इसमें आप ये देखें कि हमें जो हमारे बरूने मुल्क कर्जे हैं, जी जी, जो कि आपको पता है कि 2007 में सिर्फ 38 अरब डॉलर, जी जी, और 2018 में तकरीबन 100 अरब डॉलर तक पहुंचा दिए गए थे और उसकी वजह से हमें डेट ट्रैप में फंसाया गया। डेट ट्रैप का मतलब ये है कि आपने हर साल तकरीबन 10 से 15 अरब डॉलर जो हैं वो वापस करने हैं। एग्जैक्टली। और ऊपर जो आपका सूद है वो भी आपने देना है। तो ये तो कोई 15 से 20 अरब डॉलर का हर साल रिक्वायरमेंट है। ये रिक्वायरमेंट है और ये आवाम की जेबों से ही निकाला जाएगा। ये दावे, ये बातें सब एक तरफ रह गए। डॉक्टर सलमान शाह साहब, वक्त की कमी है सर, बहुत बहुत वक्त का आपने वक्त निकाला। प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करेंगे समी इब्राहिम साहब, जिन पर कदगने लगाई गई और ऐसे वक्त पर जब वो सच और हक की आवाज़ हैं, उन पर FIA ने मुकदमा दर्ज किया। ना सिर्फ मुकदमा दर्ज किया बल्कि हिरासत भी किया गया, और ना सिर्फ उनको बल्कि दीगर सहाफ़ियों को भी। और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी से रोक दिया है FIA को और हिरासत करने से भी रोक दिया है समी इब्राहिम की। इसी पर हम बात करेंगे। हमने शहजादा जुल्फ़िकार साहब, जो कि ब्यूरो हेड भी हैं बलूचिस्तान के और सदर हैं PFUJ के, बहुत शुक्रिया। जुल्फ़िकार साहब, ये जो कदगने हैं, ये सहाफ़ियों की आवाज़ों को दबाना है, ये जो तालाबंदी करनी है, ये हमेशा से होता आया है और आज एक बार फिर ये सब कुछ किया जा रहा है। थैंक यू जी। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये ठीक अमल नहीं है। आप हुकूमत जब बाहर होती है वो पार्टी, और उस वक्त तो उसके बड़े बड़े दावे होते हैं, जब हुकूमत में आ जाती है फिर वही हथकंडे, वही चीज। तो हमें तो सिर्फ इस तरह के अमल से हमें नजर आता है कि हुकूमत जो है वो बदली जरूर है लेकिन हथकंडे वही हैं। कोर्ट ने कर दिया, बता दिया, अगर उसमें कुछ होता तो उनकी एलिगेशन जो कोर्ट कह रही थी कि भाई ये तो आपका प्रोसेस है, आप करते रहे। आपने नोटिस दिया, आपने इंतजार नहीं किया। हम तो नोटिस को कंडेम कर रहे थे, लेकिन आप उनसे रास्ता करते हैं, उनसे पूछते कि ये तमाम चीजें हैं, इस चीजों को आप अपने डिफेंस में आप क्या कहेंगे। आपने धड़क तक उसको एक नोटिस दे दिया, फिर प्रेस रिलीज जारी कर दिया। अगर आपने ये नहीं किया तो आप गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसके बाद फिर आपने मुकदमा दर्ज कर दिया। ये क्या आप करने जा रहे हैं? इससे आपकी रेपुटेशन, देखें इंटरनेशनली अगर आप देखें वो इंडेक्स जो है मीडिया फ्रीडम के इंडेक्स में आप देखें, इमरान खान साहब जब आए थे उस वक्त 2 साल में 145 चला गया। जब वो हुकूमत में चले गए 18 पॉइंट और गिर गया। तो दुनिया में ये जग हसाई होती है। मेरे ख्याल में ये सोचने वाली बात है कि हम हर दौर में सहाफ़ियों की आवाज़ को दबाया जाता है। जुल्फ़िकार साहब, बहुत शुक्रिया सर, वक्त की इंतहाई, वरना हम आपसे और भी बात करते हैं। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, प्रोग्राम का भी वक्त खत्म होता है, अपना बहुत ख्याल रखिए। कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।